सर 3 इफेक्ट करवा दो। 3 इफेक्ट कौन कौन से? बेड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, तीसरे का आपने नाम ही नहीं लिखा, कौन सा है अभी कमेंट करके बताएं। मस्त हूँ, वेरी गुड। पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना आपकी? मुझे नहीं लगता मैंने किसी को टारगेट दिया था ना कि आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, पब्लिक इकोनॉमिक्स करना है, बैंकिंग करना है, वो अपन कभी दीपावली तक कंप्लीट कर देंगे। किसी ने किया ही नहीं, नहीं किया ना? मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। सब मस्त हो गए, थोड़ी थोड़ी माइक्रो की क्लास देख लेते हैं, एनवायरनमेंट को कौन पढ़ेगा। तो ऐसे करोगे तो आपको देखो ये लगभग अक्टूबर तो चला गया, अब बाकी 5-8 दिन बच्चे वो चले जाएंगे दीपावली में, नवंबर के 2-3 दिन दीपावली में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर पीछे कितने दिन बचे? फिर बचे नवंबर और दिसंबर, वो भी चला जाएगा आपका। नहीं सर, नहीं करी ना, पता है ना। ऐसे करोगे तो थोड़ा ही आपका जेआरएफ होगा। अच्छे से कवर करो, फुल तैयारी रहो, ठीक। तो अपन क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपना आज का टॉपिक रहेगा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। और उसमें अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स और नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है ना सर, कर रही हूँ ना। थोड़ा बहुत करने से थोड़ा ही होगा, ऐसे वो थोड़े बहुत एग्जाम में नंबर आ जाएंगे फिर आप काम चला लोगे? ऐसे नहीं चलेगा ना काम। फुल करो, पूरा करो, 100% करो, थोड़ा बहुत नहीं। या तो पूरा करो या फिर पूरे एंजॉय करो, ठीक है। आज के बाद थोड़ा बहुत का सिस्टम नहीं होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे आज? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब क्रॉस प्राइस का इफेक्ट उन्हीं में करेंगे जो अपने एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जिनका एक दूसरे के साथ यूज किया जाता है। जैसे अपन पेन का यूज करते हैं तो अपने इंक अपने लिए कंपलसरी हो जाती है, वो यूज कर सकते हैं। मतलब विदाउट इंक अपन पेन अपने कोई काम का नहीं होता है। मतलब मैं इंक वाले पेन की बात कर रहा हूँ। वैसे इंक तो हर एक पेन में आती है, जो एक होता है ना बार बार अपन इंक डाल के यूज कर सकते हैं, वो वाले की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा होता है कि जैसे आपके पास कार है, अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मतलब, या फिर पेट्रोल है ही नहीं तो फिर गाड़ी धक्का देके थोड़ी खींचोगे आप, वो तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी ना। मतलब वो होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों का साथ यूज़ करना एक तरीके से कंपलसरी होता है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में वो होता है उसकी जगह उसको यूज़ करके, मतलब सब्स्टिट्यूट कबार अपन शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, या फिर बुक स्टोर जाते हैं, अच्छा ये वाला अच्छा नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट दिखाइए, ऐसे बोलते हो या फिर नहीं बोलते हो आप जनरली कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट दिखाओ, मतलब इसका कोई अलग अल्टरनेटिव दिखाओ। अल्टरनेटिव होता है अपन सब्स्टिट्यूट भी अपन यूज़ कर सकते हैं अगर अपन चाहे तो। मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट, मतलब जैसे अपन को शर्ट पसंद आता है ये कलर वाला, ब्लैक वाला, अपन देखते चलो अपन को थोड़ा रेड, मतलब तो अपन कहते हैं इसका सब्स्टिट्यूट वो वैसा उसकी तरह के ला के दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, ठीक है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु के लिए, मतलब ये हिंदी में है, ठीक है। स्थानापन्न हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक वस्तु आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो एक वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, इसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की जो मांग में परिवर्तन होता है वो क्या होता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहलाता है। मतलब एक तरीके से एक ही प्राइस दूसरे की डिमांड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये क्या आता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट आता है। दूसरे शब्दों में अपन क्या है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब एक वस्तु की कीमत में होने वाले बदलाव के कारण दूसरी वस्तु की मांग में होने वाला बदलाव है। मतलब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जैसे अपने पास दो गुड्स है, ठीक है ना, ये एक गुड्स है PX, ठीक है, ये गुड्स X की प्राइस है और ये गुड्स Y की प्राइस है, ठीक है, और ये गुड्स X की डिमांड है और ये गुड्स Y की डिमांड है। अगर इसमें क्या होता है, जैसे एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, जैसे मान लिया Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, मतलब इंक्रीज होने पर, अपन ऐसे मान लेते हैं, तो दूसरी वस्तु की डिमांड में क्या परिवर्तन आता है? तो X वस्तु की डिमांड में क्या परिवर्तन आएगा? अगर Y की कीमत इंक्रीज हो जाती तो उसकी X की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और Y की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये होता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आता है?
परिवर्तन को बोल रहा हूँ मैं, मतलब उसमें कमी होगी तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, अगर उसमें वृद्धि होगी तो दूसरे में कमी हो जाएगी, मतलब एक दूसरे से अपोजिट जुड़ा हुआ होता है। गुड मॉर्निंग रीना, कैसे हो आप? ठीक है, तो ये होता है कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब एक वस्तु की कीमत में होने वाले बदलाव के कारण दूसरी वस्तु के मांग में होने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना आप। रीना, आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो या फिर आप भी नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जो टारगेट दिया था ना कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स अपन को कवर करनी दीपावली तक, मुझे नहीं लगता कि किसी ने टारगेट पूरा किया है। ठीक है, और क्रॉस प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए ये इंग्लिश में है, आप रीड कर सकते हैं। और संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है। अब ये होता है कि जो रिलेटिव गुड्स दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है क्रॉस प्राइस इफेक्ट के लिए? अपन किसकी क्रॉस प्राइस इफेक्ट की हमेशा अध्ययन किसके लिए किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए और सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए किया जाता है। अब ये देख रखा है ना कि स्थान संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। हम दो संबंधित वस्तु के मामले क्रॉस मूल्य का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसे टू टाइप ऑफ गुड्स होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। ठीक है, अब अपन आएंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए अपन कवर। अब आपको इसमें लग रहा होगा, मतलब ये आपको चैप्टर पढ़ के काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जब भी आपको पीपीटी मिल जाए ना तो अच्छे से रीड करना, उसके बाद में क्वेश्चन निकालना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट मीन द चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड द रेस्पॉन्स द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये मतलब स्थानापन्न वस्तु का मैंने अभी जैसे बताया है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, उससे ही क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहा जाता है। अपन अगर देखेंगे प्रतिस्थापन वस्तु मतलब वो होती है जो सामान्य आवश्यकता हिस्सा को पूरा करती है, जिससे वो विनिमय हो जाते हैं। जैसे उदाहरण होता है ना, जैसे कोका कोला हो गया और पेप्सी हो गया। अगर कोका कोला की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो अपन पेप्सी पी लेंगे, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो अपन कोका कोला को पी लेंगे। ऐसे नहीं है कि अपन कोई नहीं पिए तो सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होगा, कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी ना। कोई ऐसा होता है ना डाइट पे होता है, जिम जाता नहीं, देखो मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मैं क्या पीऊँगा, मैं ग्रीन टी पीऊँगा, मैं ब्लैक टी पीऊँगा, वैसे वो होते हैं ना, तो होता है सिस्टम। तो मतलब कुछ तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो तुम इकोनॉमी फेल कर दोगे ना। तो मतलब एक तरीके से अपन अध्ययन करने से पहले देखते हैं ना कि उपभोक्ता एक रैशनल है। ठीक है, और जैसे अपन बजट लाइन पढ़ेंगे ना तो उसमें होता है ना कि जैसे आपके पास 100 रुपये है तो आपको दो गुड्स खरीदनी एक्स एंड वाई। कभी कभार ऐसा होता नहीं कि भाई अपने पास 100 रुपये नहीं, कि अपने पास कुछ भी नहीं है, तो अपना एक दुकानदार अपना दोस्त है वो अपन को आराम से उधार दे देता है। तो इकोनॉमी क्या है, उधार पे फिर नहीं चलती। इकोनॉमी मतलब पैसे दो और सामान खरीदो। ऐसे तो तुम, मैं जैसे बजट लाइन तुम्हारे को पढ़ाऊंगा सर, इसमें होता है ना कि अगर आपके पास 100 रुपये तो आप 120 रुपये का सामान नहीं खरीद सकते। फिर तुम्हारा कमेंट है सर 100 रुपये की बात कर रहे हो, मैं तो 5000 की शॉपिंग कर लूँ विदाउट पैसों के दोस्त है। तो वो ऐसे मत करना, कि मतलब वो तो होता है। ठीक है, एक एप्पल और सैमसंग का स्मार्टफोन होता है। एप्पल की प्राइस बढ़ गई तो अपन सैमसंग ले लेंगे, सैमसंग की बढ़ गई तो एप्पल की ले लेंगे। दोनों प्राइस के मामले में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। और कॉपी अच्छा टी एंड कॉफी, अपन एग्जांपल दे देंगे, आप थक गए होंगे कि यार सब्स्टिट्यूट गुड्स जब भी आता है, हर कोई टीचर आता है वो टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेके आ जाता है। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन गुड होते हैं। ठीक है, अब क्रॉस पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है और नकारात्मक मतलब क्या होता है? ठीक है, ये एक पॉजिटिव होता है, एक नकारात्मक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सकारात्मक। अच्छा नहीं, मतलब आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन अब ऐसा आएगा, आपको पूछ लिया जाएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए प्राइस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सकारात्मक है नकारात्मक है, ये ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए सकारात्मक है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ गए? अब सकारात्मक कैसे है? जैसे दूसरी वस्तु की वाई वस्तु की कीमत में इंक्रीज होने पर एक्स वस्तु की डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, तो एक दूसरे से सकारात्मक है। अगर इसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, दो गुड्स की अपन बात करेंगे, एक एक्स की बात करेंगे, एक वाई की बात करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट का वर्ड सुनते ही आपके ध्यान में आना चाहिए कि दोनों यूज साथ में करते हैं। ठीक है, तो एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई, जैसे मान लो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो अपन गाड़ी का मिलेंगे, अरे यार बहुत ज़्यादा, अपने जो सैलरी के सारे पैसे तो पेट्रोल में खर्च हो जाएंगे, कौन माता पूरी करे, तो वो हो जाएंगे ना। तो मतलब ये एक सीधा साधा फंडा आपको अगर
नहीं भी पढ़ रखा है तो एक ऐसे देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे सकारात्मक वस्तुओं के लिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, तो सबसे पहले आप सकारात्मक स्थानापन्न वस्तुओं पर जाओ, अरे प्रतिस्थापन वस्तुओं पर जाओ, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स पे जाओ। कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे जाओ। अच्छा कि इनको एक दूसरे के स्थान पर यूज करता है, तो एक की प्राइस बढ़ गई तो अपन दूसरे की डिमांड इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन हो गया। मतलब एक की प्राइस बढ़ गई तो अपन दूसरे की डिमांड कर देंगे, अगर दूसरे की प्राइस कम हो गई तो अपन उसकी डिमांड भी कम कर देंगे। तो मतलब एक तरीके से ये हो गया कि एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो स्थापन वस्तु हो मतलब क्रॉस लॉस सकारात्मक होती है, इसका मतलब होता है एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी ना तो अपन बी वस्तु की मांग में वृद्धि करेंगे, और मान लो वस्तु ए की कीमत में कमी हो गई तो अपन बी वस्तु की मांग में भी कमी करेंगे। क्यों बी की काम क्यों करेंगे, जब ए सस्ती हो गई तो अपन पागल थोड़े ही है कि अपन बी खरीदेंगे, अपन ए भी खरीदेंगे ना। अगर ए महंगी हो गई तो अपन ए क्यों खरीदेंगे, अपन बी खरीदेंगे। तो मतलब ये हो गया कि ए की प्राइस का दूसरे की डिमांड से संबंध है। तो इसलिए एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए हमेशा हमेशा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। आप इसको ऐसे भी याद रख लेना, पी एस पी सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए पॉजिटिव रिलेशन होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये एक अच्छे से पूरा नोट्स बनाओ या फिर स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो आपको पीपीटी में भी मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं ना, इसका एग्जांपल अपन देखें, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आपको देखना है कि मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की मतलब क्या होता है कि ये मैं डायग्राम कहाँ से लेके आ गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए पॉजिटिव होता है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज भी होता है। जैसे मान लो ये प्राइस ऑफ टी है, ठीक है, पहले अपन Q1 बाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो किसी गुड्स की क्या होती है, कॉफ़ी की कीमत इंक्रीज हो जाती है, तो कॉफ़ी की कीमत इंक्रीज होने पर अपन टी की ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो अपन क्वांटिटी Q2 यूज़ करेंगे। तो मतलब ये तरीके से एक देखा जाए तो अपनी डिमांड क्या है कि टी की डिमांड है ना वो इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे अपन प्राइस अपनी टी की स्टेबल रह रही है। एक सेकेंड, वीडियो वगैरह सब क्लियर है। तो अपन मतलब अपन जो चीज़ हो ना मतलब दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, इसमें ये दे रखा है कि कॉपी की कीमत में वृद्धि हो गई। मान लो इसमें एक डायग्राम आ नहीं रहा, मान लो कॉपी की कीमत में वृद्धि हो गई और टी की प्राइस स्थिर रहती है। तो पहले तो अपन Q1 बाई कर रहे थे क्वांटिटी, ठीक है, इतनी बाई कर रहे थे। अब जब कॉपी की कीमत में कमी होगी और टी की प्राइस स्टेबल रहती, सेम रहती, तो अपन क्या होते हैं कि जो लोग कॉफी पीते थे वो वापस किस पे डाइवर्ट हो जाएंगे, टी पे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है कि क्वांटिटी ऑफ टी की डिमांड बढ़ जाएगी, और इससे क्या होता है कि ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। मुझे बताएं, कल अपन ने पढ़ा था शिफ्ट एंड मूवमेंट, तो मूवमेंट में मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड करो में चेंज आता है, या फिर शिफ्ट में प्राइस चेंज होने की वजह से आता है। इनमें क्या था मतलब कौन से में इंक्रीज होता है, कौन से में डिक्रीज होता है, कौन से में एक्सटेंशन होता है, कौन सी प्राइस की वजह से होता है, किस में अदर चीज़ों की वजह से होता है। तो मूवमेंट में मुझे बताइए, तो ये शिफ्ट हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रहा है, पहले तो ये बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये शिफ्ट हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रहा है, पहले ये बताओ मुझे। हिमांशी आप कमेंट करके बताओ। इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये शिफ्ट हो रहा है मूवमेंट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, वेरी गुड। प्राइस समान, हालांकि इसमें अपन वो करें मतलब प्राइस के स्थिर रहने पर अन्य बातों के चेंजेस होने की वजह से जो डिमांड करो में इंक्रीज हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो वो वृद्धि हो रही है, वेरी गुड। शिफ्ट हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है ना। अगर अपन डिक्रीज की बात करें, जैसे ये मान लो अगर उसमें क्या होता है कि कॉफी की कीमत में कमी आ जाती है, यहाँ अपने प्राइस ऑफ टी है, ठीक है, डिमांड ऑफ टी है। मान लीजिए अपन पहले इतनी क्वांटिटी बाई कर रहे थे टी की, ठीक है ना, इतनी कितनी ओ क्यू मतलब पहले प्राइस के चेंज होने से पहले। अब ये होता है कि कॉफी की कीमत में कमी हो जाती है, तो कॉफी की कीमत में कमी हो जाती है तो लोग क्या पियेंगे, कॉफी पियेंगे और टी को कम करेंगे। तो इतना होता है ना, ये क्या होता है, कम हो जाएगा। तो ये होता है कि ये डिक्रीज हो गया, मतलब कमी हो गई, मांग वक्र में कमी आ गई, ठीक है।
तो ये आपको समझ आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में मतलब दूसरी वस्तु पर उसका क्या रिएक्शन रहता है, उसी पर उसका डिमांड रहता है। तो आपको ये देखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, सकारात्मक होता है। ये दो प्रकार का प्रभाव दर्शाता है, मतलब घटता भी है, इन कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है। मतलब ये सकारात्मक मतलब ऐसा होता है कि प्राइस, अदर गुड्स की प्राइस और अदर गुड्स की डिमांड पर उनका क्या होता है कि सकारात्मक संबंध होने की वजह से सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैसा होगा, सकारात्मक होगा। ठीक है, तो ये वृद्धि एंड कमी भी आप देख सकते हो। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक वस्तु की, जैसे ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आपको दे दिया जाएगा, इसमें आप ये बताओ कि मतलब वाई गुड की कीमत में कमी हो, वृद्धि हो रही है, नहीं वाई कीमत मतलब अपन ये मान लेते हैं जैसे कॉफी की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, नहीं मतलब ये टी की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कॉफी क्या होगी, सस्ती होगी। हाँ, अब इसमें आपको ये पूछ लिया जाए कि एक्स की कीमत में वृद्धि हो रही है या फिर कॉफी की कीमत में कमी हो रही है, तो अपन टी की कीमत में वृद्धि होगी, कमी होगी। अब कॉफी की कीमत कम हो रही है तो अपन कॉफी खरीदेंगे ना, टी क्यों खरीदेंगे, तो मतलब यहाँ टी की कीमत में कमी, टी की डिमांड में कमी हो रही है। तो ये सारा सिस्टम आपको समझना चाहिए, मतलब एक तरीके से इनको रटो मत, आराम से समझ आ जाएगा। अब अपन पूरक वस्तुओं के लिए पढ़ेंगे, पूरक वस्तुओं के लिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब इसमें कौन कौन सी होती है, जैसे कार, गैसोलीन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन, फोन फेस, कैमरा और मेमोरी। जैसे विशेषकर गर्ल्स के लिए अगर उसमें कैमरा तो मोबाइल में अच्छा खासा है, अगर उसमें स्टोरेज नहीं है तो गर्ल्स कम से कम दिन में 50-60 तो सेल्फी लेती ही लेती हैं ना, आप भी लेते होंगे, मतलब जहाँ देखो वहाँ गर्ल्स तो सेल्फी लेंगी लेंगी, हर टाइम लेती रहती है। अगर उनका 2-3 मतलब मोबाइल में स्टोरेज कम है तो फिर अरे यार क्या है, मोबाइल स्टोरेज नहीं है, फोटो स्टोर नहीं हो रहे, फिर वो डिलीट कर नहीं सकती ना। तो ये होता है कि कैमरा होगा तो उसमें मेमोरी कार्ड भी होगा। अब यहाँ पर मेमोरी कार्ड का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक वो होते हैं ना, जैसे अपन वो बड़े से कैमरे फिजिकली विदाउट मोबाइल वाले, उसमें क्या मेमोरी कार्ड भी लगता है, अगर मेमोरी कार्ड नहीं है तो वो कैमरा भी कोई काम का नहीं। और या मैं मोबाइल भी बात कर रहा हूँ, मतलब उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये कंप्यूटर है तो उसमें सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अपन एक दूसरे को जगह पे यूज करते हैं। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए हमेशा हमेशा कैसे होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्रोडक्ट दैट आर, अच्छा ये इंग्लिश वाला सेम है, मतलब दोनों का मतलब एक दूसरे के जगह यूज किया जाता है। अब ये देखो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ नेगेटिव गुड्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, तो ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना होए, क्योंकि वहाँ अगर आप इतने डायरेक्ट क्वेश्चन में आप टाइम कंज्यूम कर दोगे तो फिर आपके अभी क्या आता है, अपने जो पैसेज आता है ना वो कब मैथमेटिकली टाइप के आते हैं, तो उनमें आपका टाइम नहीं बचेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव डाल दो, सब्स्टिट्यूशन गुड आए तो पॉजिटिव डाल दो, मतलब बार बार ऐसे कर लो कि घोट के पी जाओ, ठीक है ना, तो वैसे अपन को करना है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिक, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स में तो डिक्रीज इन डिमांड ऑफ बी, अब डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स ए तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स बी, मतलब ये होता है कि एक दूसरे के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे ये आपके पास पेन है, ठीक है, और ये आपके पास इंक है, जैसे मान लो इंक की क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कीमती होगा या फिर उसकी प्राइस बढ़ लिया जाएंगे, तो आप पेन थोड़ा ही बाई करोगे, आप अपन पेंसिल वगैरह से काम चला दोगे या फिर ऐसे पेन यूज़ करोगे जिसमें इंक मतलब ज़्यादा टाइम चलने वाली हो। एक इंक का मतलब जैसे अपन बचपन में लिखते थे ना कि एक पेन लेके आ जाते फिर उसमें इंक डालते और अपना पूरा 1 साल ही निकल जाता था, वो पेन की बात कर रहा हूँ। फिर अपन कैसे पेन यूज़ करेंगे, अपन इस टाइप के पेन यूज़ कर देंगे, ठीक है, इनमें क्या बार बार इंक नहीं यूज़ करने की, जो जितना आता है वो सारा साथ में ही आता है। तो मतलब इंक की अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो अपन वापस से पेन की डिमांड भी कम कर देंगे। तो ये है कि मतलब एक दूसरे के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये कैसा है, नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स ए तो इंक्रीज योर डिमांड ऑफ गुड्स ए, तो ये इस प्रकार से चेंजेस होते हैं। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी
सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए समझ में आ गई। फिर अपन इलास्टिसिटी पर आए। इलास्टिसिटी पे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ लचीलापन या प्रतिक्रियाशीलता है। मांग की लॉस से तात्पर्य किसके विभिन्न निर्धारण कारकों में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया से। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग कई कारकों पर निर्भर करती है, उसकी कीमत पर करती है, अब कीमत पर करती है, आय पर करती है, स्वाद पर करती है, प्रतिस्पर्धा में, ये तो मतलब अपन सब जानते हैं। मतलब इलास्टिसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि डिमांड में कीमत में परिवर्तन होने पर डिमांड में कितना परिवर्तन होता है वो बता देता है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? मात्रात्मक कहते हैं। अब मांग के नियम को अपन क्या कहते हैं? वो एक तरीके से क्वालिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है, एक गुणात्मक होता है, ठीक है। तो ये एक इसमें आपको देखना है। और इसमें एक से अधिक कारकों में कोई मतलब ये है कि इसमें एक क्या अधिक कारकों में कोई भी परिवर्तन वस्तु की मांग में इसी प्रकार का परिवर्तन लाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कीमत या किसी अन्य कार्य में दिए गए परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा। इसलिए हमें मांग की लॉस को अवधारणा का पता लगाने की आवश्यकता है। मतलब ये है कि मतलब कीमत में परिवर्तन होने की वजह से डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है वो मेजर किया जाता है। किसमें किया जाता है? इलास्टिसिटी का। इसीलिए इलास्टिसिटी का ज्यादातर यूज किया जाता है। तो समझ गए कि इलास्टिसिटी कैसी है? एक तरीके से मात्रात्मक है। ये देख सकते हो कि मांग में परिवर्तन से इसी पर कितना परिवर्तन होगा, इसलिए मांग की लॉस की अवधारणा लगाने की आवश्यकता। मतलब ये होता है कि प्रश्न उठता है कि कीमत में दिए गए परिवर्तन के संबंध में मांग में कितना परिवर्तन होगा। मेजर कर रहा है ना कि कितना, मतलब हाउ मच, वो एक मेजर करता है। तो इसलिए क्या है? मात्रात्मक है। कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्वालिटेटिव है या क्वांटिटिव है। अब आपको समझना चाहिए जो क्वांटिटी होता है उसमें संख्या में मेजर किया जाता है। तो आप अच्छे से एग्जाम्पल में देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर का आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है, वो आप पूछ लिया जाएगा कैसा है, आप बताओगे सर क्वांटिटिव है। तो क्वांटिटिव क्यों है? तो आपको ऐसे बोलना है कि सर इलास्टिसिटी में ये होता है कि जब उसकी कीमत में परिवर्तन होने की वजह से उसकी डिमांड में कितना परिवर्तन होता है, उनको अपन संख्या के रूप में या फिर उनको मापा जा सकता है कि इतना परिवर्तन हुआ है, इतना कीमत में परिवर्तन होने की वजह से। तो इसलिए अपन संख्या के रूप में या फिर मात्रा के रूप में अपन मेजर करते हैं। तो इसलिए इसको कैसे कहते हैं? मात्रात्मक। कैसे? ऐसे क्वेश्चन आप आंसर दोगे तो आपको इंटरव्यू लेने वाला बच्चों में नॉलेज तो है, टक सेलेक्ट, फिर बढ़िया मिठाई पार्टी एंजॉय करोगे ना। तो अब क्या करेंगे? मांग की कीमत लो, क्या बस ये क्या दिख रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या होता है? जैसे मांग की कीमत लो, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में संवेदनशील मतलब ये रेस्पॉन्सिवनेस की डिग्री को मापता है। जैसे अपन ये कहते हैं ना कि प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब जितना ही डिमांड में परिवर्तन होगा उतना ही कीमत में परिवर्तन होता है। अब कभी अपन देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब ये होता है कि प्राइस में कीमत परिवर्तन होता है, उससे ज़्यादा डिमांड में परिवर्तन हो जाता है। और कभी कभार अपने देखते हैं ना कि वो एक बिल्कुल लॉसदार होती है, पूर्णतः लॉसदार होती है। कीमत में परिवर्तन नहीं होने की वजह से या स्थिर रहने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है ना परफेक्ट पूर्णतः कैसे होती है? बेलौसदार होती है। उसमें ये होता है कि प्राइस आई कितनी बढ़े कितनी घटे, अपन डिमांड तो फिक्स ही करेंगे, तो फिक्स ही करेंगे। अब जैसे ये बेलौसदार वस्तुओं के लिए अपन देख सकते हैं कि जैसे नमक हो गया, नमक चाहे प्राइस कितनी भी बढ़ जाए आप यूज़ करोगे ही करोगे। अगर ऐसा नहीं है कि प्राइस कम हो जाएगी आप अपना पूरा रूम वगैरह फुल कर दोगे, नहीं, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि नमक आप उतना ही खा सकते हो जितनी रिक्वायरमेंट है। ना तो सब्जी को बिना नमक के खा सकते हो, ना नमक बहुत ज़्यादा डाल के खा सकते हो। नहीं खा सकते हो ना? ट्राई करना आज नमक ज़्यादा डाल के, फिर पता चले मेरे को गालियाँ पड़े। तो मतलब ये है कि अपन बराबर यूज़ करते हैं। जैसे मेडिसिन वगैरह होता है, जिनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी लेता है, उसके बाद में वो नहीं लेता है कि मतलब चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो। जब किसी को फीवर होता है, बहुत बड़ी उसकी डिजीज या रोग होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। तो ये सारी की सारी बेलौसदार होती हैं। यस सर, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेलौसदार होती है। नमक ज़्यादा डाल के खाओगे फिर, है ना? यस सर, देखो स्टूडेंट मान है, ठीक है। मांग की कीमत लॉस क्या, उसके बारे में अपन पूरा रीड कर लिया।
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कीमत लॉस कैसे करते हैं, इलास्टिसिटी अपन कैसे मेजर करते हैं, मतलब परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। तो ये इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब यहाँ नीचे क्या लिखना है, प्राइस लिखना है आपको, और ऊपर क्या लिखना है, डिमांड लिखना है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन देखेंगे ना, कीमत में मतलब डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है। ये फॉर्मूला, और ये माइनस का साइन क्यों आता है, क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अब अपन इनको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 अपना कट जाएंगे, तो अपना क्या आएगा, और आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ये पी ऊपर आ जाएगा और ये क्यू नीचे आ जाएगा, और माइनस का साइन रहेगा क्योंकि नेगेटिव इनके बीच में रिलेशन है। तो ये इलास्टिसिटी का आपके फॉर्मूला है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मतलब इतनी कीमत परिवर्तन हो रहा है, पहले कीमत 10 से थी और उसके बाद में 15 हो गई, अब क्वांटिटी 15 से लेके 20 हो गई है। तो इलास्टिसिटी आपको ध्यान करना। अब इलास्टिसिटी मान लो आपका आ जाए कितनी, 0.1 आ जाए, 0.2 आ जाए, तो ये कैसी होगी, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, मतलब ये 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये कैसी होगी, बेलौसदार होगी, पूर्णतः बेलौसदार नहीं होगी। तो इसमें आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कीमत में परिवर्तन होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन आएगा, कम होगा। तो कीमत में परिवर्तन जितना हो रहा है उससे कम किस में डिमांड में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये समझ लेना, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक मैं पूरा डायग्राम लेके आया हूँ आपके लिए, ये देखना, इसमें होगा आई थिंक, जैसे ये है ना, ये पूरा का पूरा कितनी है, ये बिल्कुल है, ये 0 के बराबर है, और ये लेस देन 1 है, ये इक्वल टू 1 है, और ये ग्रेटर देन 1 है, और ये इनफाइनाइट है, मतलब अनंत है। तो इसमें आपको पूरा देखेंगे, मतलब इसमें ये देखेंगे, इसमें अगर ये देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि चेंज इन डिमांड, अगर प्राइस, मतलब ये होता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में वो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें ये होगा कि प्राइसेस में चेंज होने की वजह से डिमांड में इनकी चेंज होगा, लेकिन प्राइस की वजह से कम होगा, और इन दोनों में इक्वल होगा। और ये इलास्टिसिटी, तो प्राइस में जितना चेंज होगा उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज होगा। और ये अनंत में क्या होगा कि प्राइस अनंत रहते, मतलब ये ऐसे होता है कि मतलब प्राइस इस तरह की और डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब अनंत चलती जाएगी। ठीक है, तो ये अपन रिलेशन बाद में जब ये आएगा तब अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन वापस अपने पॉइंट पे आते, कहाँ पे थे अपन। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला आप लिख के रख देना, और इसमें नेगेटिव साइन लगाना। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका फॉर्मूला है, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, तो मतलब आपको नेगेटिव वाला सेलेक्ट करना है। तो और इंटरव्यू में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए ये नेगेटिव होता है। और ईडी एक नकारात्मक मान है। अच्छा, ये लिख रखा है कि ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक नकारात्मक, जो वस्तु की कीमत और इसके बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और मांग की लॉस 0 से अनंत तक होगी। आपको ये पूछा जाएगा कि मांग की लॉस, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मांग की लॉस का मान कहाँ से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मांग की लॉस का मान 0 से लेके अनंत तक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाएगा ईडी ऑफ इक्वल टू 1, तो आपको ये नहीं करना है, आपको यहीं से रट के रख लो कि मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके अनंत के 20 होती हैं। अब जब किसी वस्तु की मांग उसमें कीमत में अत्यधिक रेस्पॉन्सिवनेस होती है, तो इस स्थिति में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। जब ये होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इक्वल से 1 से ज़्यादा होती है ना, तो जितना कीमत में अपन परिवर्तन करेंगे ना, तो उससे ज़्यादा क्या होगा, डिमांड में परिवर्तन होगा।
ठीक है, मतलब ज़्यादा रेस्पॉन्सिवनेस है, ये इंग्लिश वर्ड आप यूज कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिव होती है। मैं रेस्पॉन्सिव मतलब वो एक जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदार पर्सन होता है। मतलब कीमत में परिवर्तन कर दिया, उससे ज़्यादा डिमांड में परिवर्तन होगा, ये देख सकते हो। कीमत के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इस स्थिति में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। ये बिल्कुल अंडरलाइन करके रखें। मतलब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ग्रेटर देन 1 है, तो जितना अपन कीमत में परिवर्तन सेंस करेंगे उससे ज्यादा डिमांड में होगा। अब बिल्कुल इसके अपोजिट देख लो आप, अगर एडी लेस देन 1 है तो क्या होगा बताओ। तो ये होगा कि अपन कीमत में परिवर्तन करेंगे उससे कम डिमांड में परिवर्तन होगा। अब नेक्स्ट ये वाला फर्स्ट आप बना लीजिए इसको, ठीक है। अब फिर सेकंड में आते हैं अपन। सेकंड ये बिल्कुल देख, जब किसी वस्तु की कीमत के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होती है, मतलब कम रेस्पॉन्सिव लेस रेस्पॉन्सिव होती है, इस स्थिति में किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन से कम होता है। मतलब ये होता है कि अगर कीमत में अपन कम परिवर्तन कर रहे हैं ना, कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं तो डिमांड में ज्यादा परिवर्तन होगा। तो ये इस प्रकार का होता है, अगर कीमत अपन कम कर दी तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर कीमत बढ़ा दी तो डिमांड ज्यादा कम हो जाए। मतलब कीमत में परिवर्तन की वजह से डिमांड में ज्यादा परिवर्तन आता है। वो कब होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम हो। 1 से कम मतलब 1 से कम का मतलब ये होता है कि 0.9 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, ठीक है। अब इक्वल टू 1 के आगे अगर मान लो, ये कंडीशन अपनी सेकंड है। अब थर्ड कंडीशन में कौन सी, इक्वल टू 1 है। अगर 1 आ गया तो आपका तीसरी कंडीशन में क्या है, अगर 1 है तो जितना अपन कीमत में परिवर्तन करेंगे उतना ही डिमांड में परिवर्तन आ रहा है, तो वो एक प्रकार से कौन सा होगा, अपनी यूनिटरी इलास्टिसिटी कह सकते हैं, या फिर अपन इसको इकाई लोचदार भी कह सकते हैं। इकाई लोचदार में मतलब जितना कीमत में परिवर्तन आएगा उतना का उतना डिमांड में परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और फिर ये आप डायग्राम भी देख सकते हो। अब देखो अपन ने 3 कंडीशन कौन कौन सी पढ़ दी है। एक तो ये पढ़ी कि मतलब जब इलास्टिसिटी ऑफ लेस देन 1 होगी, ठीक है, तो किस में परिवर्तन ज्यादा आएगा, मतलब इंक्रीज किस में ज्यादा आएगा, कि मतलब प्राइस में ज्यादा आएगा। अब इक्वल है तो दोनों में बराबर होगा। और फिर ये देख ला कि मतलब इलास्टिसिटी ऑफ मतलब इकाई से ज्यादा है तो कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा उससे ज्यादा किस में होगा, डिमांड में होगा। ये अच्छे से ध्यान रखना। अनंत में क्या होता है कि मतलब प्राइस इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब प्राइस कितनी भी बड़ा हो या फिर डिमांड हो उस अकॉर्डिंग, मतलब डिमांड क्या होती है, इनफाइनाइट चलती रहती है, मतलब कि एक प्राइस स्टेबल हो जाती है, मतलब इसमें ज़्यादा वो रेस्पॉन्सिवनेस का होता नहीं है। और बेलोसदार में ऐसे होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे 0 हो जाता है ना, तो मतलब कीमत में कितना भी परिवर्तन होगा तो अपन डिमांड उतनी ही करेंगे जितनी अपन को रिक्वायरमेंट है, जितना अपने को जरूरत है, नेसेसरी है, और उतनी ही करेंगे। किसी के और कहने पे और किसी के बातों और कहवा में अपन नहीं आते। तो वो अपना किस में आ जाता है, इलास्टिसिटी में। तो ये तीनों का आपको 4-5 का आपको रिलेशन अच्छे से पता होना चाहिए। आज की क्लास में अपना ये इलास्टिसिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा, इलास्टिसिटी वाला, डिमांड वाला, गिफिन गुड्स वाला। कल अपन ने क्या पढ़ेंगे, वेवलेन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सो वेवलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड ये कौन सा है, बैंडवैगन इफेक्ट, वो पढ़ेंगे कल की क्लास में। मूल्य लोस का मापन मूल्य लोस की निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये इलास्टिसिटी का अपन मेजर किन किन विधियों से करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक बहुत सी विधि है, एक ज्योमेट्रिक विधि है, एक परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन मेथड है, मतलब अनुपातिक विधि है, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो जाए, जैसे ये आता है ना टोटल एक्सपेंडिचर अपना, ऐसे ये डायग्राम देखा होगा, एक आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है। तो इनको अपन कैसे मेजर करते हैं, ये सारी की सारी अपन रीड करेंगे। सबसे पहले अपन कौन सी विधि पढ़ेंगे, ज्यामितिक विधि, ठीक है। ज्यामितिक विधि में क्या होता है, इस विधि में लोस की मापने की, इस विधि को अन्य नाम क्या जाता है, इसको अन्य नाम से बिंदु लोस विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत हम मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर लोस मापते हैं। मांग वक्र या तो एक सीधी रेखा है या फिर आयताकार हाइपरबोला वक्र हो सकता है। हम 2 प्रकार के मांग वक्र की लोस मापने की ज्यामितीय विधियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इसका अपन कैसे मेजर करते हैं, मतलब ये होता है ना, जैसे ये एक बिंदु आपको दे दिया जाएगा, आपको ये बोल दिया जाएगा ये पॉइंट ए है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि ए पॉइंट पर आप क्या करो, इलास्टिसिटी याद करो। तो ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी है, सभी कमेंट करके बताए एक बार। ए पॉइंट पर ए है, लेस देन है, इक्वल टू, अब देखो ये बिल्कुल मतलब सेंटर पॉइंट है अपना, तो यहाँ पर है इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। और इस सी पॉइंट पर क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी। और इस पर क्या होगी, इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होगी। और इस बी पॉइंट पर क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू 1 होगी, मतलब 1 से ज़्यादा होगी। और इस पर क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसका ये कैसे होती है, ये फॉर्मूला देख सकते हो, अपर सेगमेंट बटा लोअर सेगमेंट बटा अपर सेगमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे इसका पहले क्या मतलब लोअर सेगमेंट कितना है, ए और ई है, तो ये अपन देखेंगे ए और ई है। और फिर अपन अपर सेगमेंट कितना है, ए और डी है, ए और डी है। ये मान लीजिए 10 है और ये भी मान लीजिए 10 है, तो अपना वैल्यू इक्वल आ जाएगी। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये एग्जाम्पल मानना है, तो मतलब किसी भी संख्या में समान संख्या का भाग देने पर 1 आता है, तो ये 1 आता है। अभी मैंने बताया कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस होता है, लेस रेस्पॉन्सिवनेस होता है, मोर रेस्पॉन्सिवनेस होता है। रेस्पॉन्सिवनेस होता है मतलब जितना अपन कीमत में परिवर्तन करेंगे उतना ही अपने किस में परिवर्तन होगा, डिमांड में परिवर्तन होगा। तो ये तो हो गया अपने ए पॉइंट पे। अगर आपको मैं बी पॉइंट पे पूछूं, ये बी पॉइंट पर ज्यादा कैसे, जैसे अपन लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट ए से लेके, एक मिनट ये आप देखो, लोअर सेगमेंट अपना कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और अपर सेगमेंट कितना है अपना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ठीक है, अब अपन वापस अपना देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या पूछा है कि अपन किस बिंदु पर ई, कौन सी बी पॉइंट पर याद करें, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर कितना है, लोअर कितना, बी से लेके ए, बी से लेके ई तक है, ठीक है। और अपर सेगमेंट कितना है, बी से लेके डी है, बी से लेके डी है। अब आपको ही पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और ये कम है। ये मान लीजिए कितना है, 15 है, और ये मान लीजिए कितना है, 10 है, तो कितने हो गए, 1.5 हो गई। तो ठीक है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखना है, हाँ वैसे 1.5 हो रही, तो ये कितना हो गई, 1 से ज़्यादा हो गई। तो मतलब यहाँ है कि एक से ज़्यादा है। और यहाँ पे आएंगे तो अपन ये सारा का सारा पॉइंट किस में आ जाएगा, ए डी से लेके ई तक आ जाएगा, ऊपर का भाग 0 रहेगा। तो किसी भी संख्या में 0 को भाग देने पर अनंत आ जाता है, तो यहाँ पर अनंत हो गई। और इस बिंदु पर भाग करेंगे तो ऊपर वाला ही ऊपर वाला होगा, और ऊपर तो 0 होगा, तो किसी भी संख्या में 0 को भाग 0 ही आएगा। तो ये मतलब होगा कि आपको ऐसे फॉर्मूले से याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं रटना भी चाहो ना, तो यहाँ पर आ जाना है, मतलब इक्वल टू 1 होता है, या 1 से ज़्यादा होती है, या अनंत होती है, या इक्वल से कम होती है। मतलब ये होती है इकाई लोचदार होती है, ये थोड़ी लोचदार होती है, ये पूर्णतः लोचदार होती है। और ये क्या होता है कि बेलोचदार होती है, और ये पूर्णतः बेलोचदार होती है। लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार में तो आपको पता है ना। तो ये अपन किस में याद करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से अपन इनको अच्छे से याद कर सकते हैं ऐसे। अब अपने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कोई सा भी आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा इसमें लोचदार है, बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है और पूर्णतः लोचदार है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको मैं बताऊं, ये तो चलो ठीक है अपन निकाल देंगे, सारा सिस्टम हो गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी, जैसे ये अपना है डायग्राम, ठीक है, अपन ने देख लिया, ठीक है, मेजर कर लिया, ये है, ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और ये फिर से सी लिख दिया मैंने ना, ये अपना डी था और ये अपना ई था, ठीक है। ये तो एक डिमांड, मतलब ये बजट लाइन बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, इलास्टिसिटी बोलते। ये क्या, ढलान सभी बिंदुओं पर समान होती है, लेकिन इवन लॉस अलग अलग। अपन ने क्या देखा था, इस पर लॉस अलग है, इकाई है, इस पर क्या है कि पूर्णतः नहीं बेलोचदार है, मतलब इकाई से कम है। और इसमें क्या है, 0 है, इसमें क्या है, इकाई से अधिक है, और इसमें क्या है, अनंत है। तो मतलब ढलान तो सब बिंदु, सॉरी स्लोप, ढाल नहीं, इलास्टिसिटी सब बिंदुओं पर अलग अलग है ना। तो मतलब इलास्टिसिटी सब बिंदुओं पर डिफरेंट है। अगर आपको ये पूछ लिया जाएगा स्लोप कैसी है,
तो स्लोप कैसी, मुझे ये बताओ, इस बिंदु पर स्लोप इक्वल है या फिर अलग अलग है, डिफरेंट है? एवरी पॉइंट पर आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इस वक्र में सभी बिंदुओं पर इलास्टिसिटी और स्लोप में क्या अंतर है, तो आपको ये बोलना है कि सभी बिंदुओं पर इलास्टिसिटी डिफरेंट है, सी पर डिफरेंट है, डी पर डिफरेंट है, ई पर डिफरेंट है, बी पर डिफरेंट है, लेकिन जो ढलान है ना वो बिल्कुल सेम है। अब जैसे ये वक्र दे रखा है तो इसकी ढलान बिल्कुल सेम है, इसकी ढलान भी सेम है, लेकिन इनकी इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। एक ये पूछ लिया जाए, एक ये पूछ लिया जाए, तो इनमें से इसकी ढलान ज़्यादा है, इसकी ढलान कम है। मतलब जो ज़्यादा स्टीपर होगा उसकी ज़्यादा ढलान होगी, जो ज़्यादा फ्लैटर होगा उसकी क्या है कि कम ढलान होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस वक्र में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें ढलान तो सभी बिंदुओं पर समान है लेकिन इलास्टिसिटी सभी बिंदुओं पर अलग अलग है, तो इसको बिल्कुल अपने नोट्स में अंडरलाइन करके रख दीजिए। ये मतलब ढलान सभी बिंदुओं पर समान है लेकिन इलास्टिसिटी प्रत्येक बिंदुओं पर अलग अलग है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करके रखें। अब अपन स्ट्रेट लाइन डिमांड करोगा, मतलब ये पूरा का पूरा अपन ने कवर कर लिया। ठीक है, द स्लोप इज सेम एट ऑल पॉइंट बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना, मैंने पूरा आपको सॉल्व करके भी बता दिया, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक दो ग्राफ पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एक ही है और एक ही है, ये हाइपरबोला। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब बिंदुओं पर सेम रहेगी लेकिन ढलान इसकी अलग अलग है, और इसमें क्या है कि ढलान इसकी सेम है लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग है। ठीक है, तो अभी तो आप इसका ध्यान रखो, ये जब मैं आगे कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि मतलब एक सीधी रेखा है ना, तो सीधी रेखा की ये मान लो कि ढलान समान है और इसकी इलास्टिसिटी डिफरेंट है, तो ये ऐसे याद कैसे भी करके रख लेना। अपन को क्या है एग्जाम तक याद रखो, अपन यहाँ पर लाइफ टाइम भी याद रख सकते हो, अपन कैसे भी कर सकते हो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना, ऊपर अप लोअर सेगमेंट है, नीचे है अपर सेगमेंट है, मतलब एक तरीके से उल्टा है, आप एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो जाओ। ठीक है, लाइफ टाइम सर, लाइफ टाइम पे भी याद रखेंगे ना। आयताकार हाइपरबोला वक्र में क्या सिस्टम होता है, यदि मांग वक्र आयताकार हाइपरबोला है तो जिस मतलब नीचे चित्र में दर्शाया गया है, मतलब वो ऐसे होगा। ठीक है, तो मांग वक्र के साथ प्रत्येक बिंदु पर एक लॉस के बराबर होगी, मतलब लॉस होगी, इलास्टिसिटी होगी वो समान होगी, लेकिन इसमें ढाल की लॉस वक्र जाना जाता है और ढलान प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न होगी। इन दोनों में आपको डिफरेंट ध्यान रखना है कि अगर डिमांड वक्र हाइपरबोला होगा तो प्रत्येक बिंदु पर इलास्टिसिटी इक्वल रहेगी लेकिन ढलान अलग अलग रहेगी। अगर एक स्ट्रेट लाइन है डिमांड वक्र तो उस बिंदु पर क्या होगा कि सभी बिंदुओं पर इलास्टिसिटी अलग अलग रहेगी लेकिन उस बिंदु पर ढलान सेम रहेगी, मतलब ये एक दूसरे से विपरीत है। कुल व्यय विधि में क्या होगा, कुल व्यय विधि में ये होता है कि लॉस को मापने की ये विधि, इसमें हम जानते हैं कि किसी वस्तु की कितना, मतलब ये है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल व्यय उस वस्तु की कीमत के साथ कैसे बदलता है। किसी वस्तु पर कुल व्यय को मतलब कीमत के उस कीमत को गुणात्मक फलन के रूप में मतलब जाता है। अगर आप टोटल व्यय करेंगे तो कितना करेंगे, अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, एक आपके प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बराबर हो। जैसे एक प्राइस है मान लीजिए किसी की 20 रुपए है और आप उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 100 रुपए के 110 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो आपके टोटल कितने एक्सपेंडिचर हो गए, 200 रुपए का आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन है, सो इसका डायग्राम है तो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक इसका भी डायग्राम नहीं होगा ना, हाँ बहुत लेट डाला, तब तक तो अपन चले जाते। ये तो मैंने एक क्लिक कर दिया, वरना मैं खुद को डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, ये आपको देखना है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 है और ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1 है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है एक ये वक्र, इसको ऐसे बना दो मतलब आप भूलोगे नहीं लाइफ में कभी। ठीक है, इधर किसको लेंगे अपन, इधर प्राइस को लेंगे और इधर अपन क्वांटिटी को लेंगे, इधर अपन किसको लेंगे, क्वांटिटी को लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल 1 है, तो मतलब मान लो जैसे ये दो पॉइंट है। ठीक है, एक बार थोड़ा आप ग्राफ देख लीजिए उसके बाद थ्योरी समझाऊंगा। मान लो अपन क्या है कि इस सी पॉइंट पर है। ठीक है, तो प्राइस अपनी मान लो 3 रुपए थी
और वापस से इस बिंदु पर जाएंगे। अपन मान लो प्राइस कितनी कर दे, 4 रुपये कर दे, तो अपन टोटल एक्सपेंडिचर में क्या परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। और इधर ये अपन क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब अपन ने प्राइस में चेंज कर दिया, लेकिन अपना टोटल मतलब क्वांटिटी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। मतलब अपना टोटल एक्सपेंडिचर जितना का है उतना ही बना हुआ है। अगर ये तो इलास्टिसिटी है, अगर ये ज़्यादा होगा तो अपन क्या कि प्राइस इतना अपन ज़्यादा करते हैं ना, तो अपने क्वांटिटी कम हो जाती, तो मतलब एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। अगर इसमें लेस देन में अगर अपन प्राइस कम करते हैं तो अपना एक्सपेंडिचर भी कम होता जा रहा है। तो मतलब ये होता है कि मतलब जब प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में समान रिलेशन रहता है। मतलब जितना परिवर्तन हो, मतलब वो टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बदलता है। अगर ये लेस देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होता है कि जैसे अपन प्राइस इंक्रीज करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर अपना डिक्रीज होगा। और इक्वल लेस देन 1 है तो मतलब इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। अपन प्राइस कम करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ाएंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। यार ये मामला उल्टा है ना, तो थोड़ा ऐसे याद करके, अच्छा ये तो साला टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, वैसे याद कर लो। प्राइस कम करे तो टोटल एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज करना चाहिए, ये पता नहीं क्यों घटा रहा है। तो ये इंफीरियर गुड के लिए हो सकता है ना, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इंफीरियर गुड की जितनी प्राइस कम होगी उतनी तो लोग उसको बाई करेंगे। तो ये ऐसे ध्यान रखना है कि ये थोड़ा छटका हुआ आदमी है, ऐसे भी क्या याद कर सकते हो, मतलब अपोजिट रिलेशन है इनके बीच में। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर का अपन ने देख लिया। कुल व्यय मतलब संभावित हो सकती है। अब ये 3 कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या गिरावट के साथ कुल व्यय स्थिर रहता है, मतलब ये अपन ने देखा था ना, ये 3 स्टेज ऐसे सबसे पहले ऐसे बना दो, ठीक है। इधर प्राइस लिख दो, इधर क्वांटिटी लिख दो, ऐसे डायग्राम बनाओ, ऐसे बनाओ। और ये प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, 1 कर दो। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना है, ये ग्रेटर देन 1 कर दो। और ये प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी लेस देन 1 कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब अपना कहाँ है, इस स्टेज पर अपन इस पर है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी करने पर, ठीक है, अगर अपन को वृद्धि करनी है तो अपन इस पे P1 है, अगर चलो वृद्धि करनी है तो P1 से अपन P2 आ जाएंगे, ठीक है। ये वृद्धि या कमी के साथ कुल व्यय स्थिर रहता है, कुल व्यय तो अपना स्थिर ही रहता है। मतलब मान लो अपने पहले कम कीमत अपनी कितनी थी, P2 थी, अपन ने कमी कर दी, किस पे आ गए, P1 पे आ गए, तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर 1 होती है ना, जब टोटल एक्सपेंडिचर विधि में किसी भी प्रकार का टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा इस कंडीशन में। और यहाँ पर है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस अगर इक्वल टू 1 हो गई, तो जैसे 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 इधर है क्वांटिटी, जैसे अपन ने प्राइस और इंक्रीज कर दी तो इसका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम कर दी तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी विपरीत क्या होता है, इसकी विपरीत ये होता है कि अगर मान लो अपन प्राइस कम कर दे तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, प्राइस बढ़ा रहे तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। तो ये तीनों के बीच में आपको रिलेशन ध्यान रखना है। तो ठीक है, फर्स्ट ये रिलेशन अच्छे से याद रखो। और सेकंड कौन सा रिलेशन है, सेकंड जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी के साथ, जैसे ये दे रखा है, अब ये कौन सी स्टेज पे आएगा, ये ऐसे ऐसे, तो इस स्टेज पे आएगा। इस स्टेज पे मतलब एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अपन प्राइस इंक्रीज करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ऐसा भी ध्यान रखना है कि जैसे ये आपको पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम में, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है। इक्वल टू 1 होता है तो बिल्कुल स्थिर रहता है। अब लेस देन 1 होता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव संबंध होता है। क्यों, क्योंकि प्राइस कम, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, एक्सपेंडिचर भी कम। अब प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, तो एक दूसरे के एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है, तो कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब वो एक कपल की तरह चलता है, भाई तू भी जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू है तब तक मैं हूँ। और इसमें क्या है कि इनमें फाइट होती रहती है, तो कैसे भी करके याद रखो, अपन को मजा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। ये अपन ने डायग्राम वगैरह देख लिया, तो कोई डाउट वगैरह है तो बताओ। क्लास कैसी लगी आपको, मजा आ गया ना पढ़ने में। कल क्लास लगाए या फिर ऑफ करे दीपावली को, बताए। पहले तो ये बताओ कि क्लास कैसी लगी आपको। अब आपको मैं क्वेश्चन वगैरह दूंगा तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक बार सारे कमेंट करके बताएं जल्दी से। मैं आपका कमेंट रीड कर रहा हूँ अभी।
नाइस क्लास सर। बताओ दीपावली की छुट्टियां कर दी जाए, घर पे मौज करोगे या फिर क्लास ली जाए कल? नाइस क्लास, नाइस क्लास, मज़ा आ गया ना पढ़ने में। तो अपना यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में लगभग ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई डाउट है तो बताएं। फिर कल अपन क्या पढ़ेंगे, बैंड वैगन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन प्राइस कंजम्पशन करो भी पढ़ेंगे, मतलब वो कैसे रिलेट होता है, वो इन्फीरियर गुड के लिए कहता होता है, नॉर्मल गुड मतलब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बैक साइड होता है, वो सारा का सारा अपन क्लियर करेंगे। कल क्लास लो या फिर ऑफ किया जाए? रीना आपकी तैयारी कैसी चल रही है? रीना आप कहाँ से हो? आपकी एमए वगैरह चल रही है या फिर कंप्लीट हो गई है आपकी एमए? नीलम कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? लेना सर क्लास, कल भी क्लास ले आपके लिए। अच्छी हूँ। आपकी एमए वगैरह चल रही है, कंप्लीट हो गई? आप कैसे? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया, मस्त हूँ, मज़े में हूँ, क्लास लेता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे। ठीक है फिर कल मिले। एमए कंप्लीट है? कहाँ से कंप्लीट है एमए आपकी, कौन सी यूनिवर्सिटी से? फिर अपन आज की क्लास यहीं पे फिनिश करें, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।